So we will start with new chapter, that is gravitation. फोर्थ नंबर चैप्टर अगर आपको याद होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने इन दैट चैप्टर हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर देखे थे। पहला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ग्रेविटेशन पहले हुआ था, डजंट मैटर, पर 4 फोर्सेस है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में से इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, क्योंकि 2 फोर्सेस है वहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम में है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 2 कंपोनेंट्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब हम दूसरे टाइप का फोर्स देखेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये हमको देखना है 12th में। तो 12th में एक चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसमें हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का डिटेल स्टडी करेंगे और हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बट नाउ आवर फोकस शुड बी ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद ग्रेविटेशन, आई रिपीट अगेन, वो जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर वेरी सिमिलर। इसके लिए जब तुम रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, कॉलेज के एग्जाम के लिए हो, 12th के लिए हो, सीईटी के लिए हो, जेई के लिए हो या नीट के लिए हो, तो यू शुड ऑलवेज स्टडी ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टुगेदर। ऐसा क्यों? तो पहले हम देख लेंगे कि व्हाई शुड वी स्टडी दिस 2 चैप्टर्स टुगेदर, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है। कितने सिमिलर है समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास 2 चार्जेस होते हैं, दोनों चार्जेस रेस्ट पे है। दोनों चार्जेस में जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर, where r is the distance between center of one particle to center of other particle। पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल। हाँ, तो वहां पे वैसे भी पॉइंट चार्जेस थे, तो ये q1 चार्ज है, ये q2 चार्ज है, तो ये q1 है, ये q2 है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है वो, दैट इज r। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो होता है 1/4πε0। अगर वैक्यूम हो तो, वैक्यूम नहीं हो कोई और मीडियम हो तो k, 1/4πε0 k। और अगर एयर या वैक्यूम है तो k की वैल्यू कितनी है 1, वाटर की वैल्यू कितनी है 80, q1 q2 बाय r स्क्वायर। So in this case, in electrostatics, the force between 2 charges is given by 1/4πε0 q1 q2 by r square। अब ग्रेविटेशन में भी सिमिलर सिचुएशन है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस है और ग्रेविटेशन में मासेस है। तो इंस्टेड ऑफ चार्जेस यू हैव मासेस। ये मास है m1, ये मास है m2। इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज r इन दिस केस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप बोलते हो, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे आप बोलते हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है वो होता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्योंकि फोर्स के इक्वेशन सेम है तो बाकी सारे इक्वेशन सेम बनेंगे, वो भी देखेंगे हम लोग। यू कैन सी हाउ इक्वेशंस टर्न आउट टू बी सेम। देन आपको अगर इसका यूनिट निकालना है, डायमेंशन निकालना, तो कर सकते हो फाइंड। कैसे? 1/4πε0 fr स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2। f इज फोर्स इज इन न्यूटन,
मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये आ जाएगा ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो जी है वो है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू मास इज किलोग्राम। फिर अगर आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो वो भी हो सकता है। एफ मतलब m1l1t-2, आर मतलब डिस्टेंस मतलब l⁻², अपॉन q1 q2, q1 q2 मतलब q स्क्वायर। चार्ज का डायमेंशन क्या है? व्हाट इज चार्ज? I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू, तो करंट मतलब a, टाइम मतलब t और उसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर t स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो m1l1t-4 l2 एंड a-2, तो फाइंड कर सकते हो डायमेंशंस। ये क्वेश्चन जेई नीट में आया था, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ 1/4πε0, तो ए मिल गए। और ये L2 और ये कितना आ गया? L3। तो ये जो L2 है और ये L1 है, ये हो गया L3, तो दिस इज L3। तो दिस इज व्हाट यू हैव। वैसे ही तुम जी के भी डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? सेम वे, m1l1t-2 l2 अपॉन मास इंटू मास इज मास का स्क्वायर मतलब m2, ऊपर जाएगा तो -2 m1 और -2 मतलब m l1t-2 और ये l2 कितना हो गया? L3, तो ये L हो गया 3 और T हो गया -2। ये आ गए डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो समझ लो, हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज के सराउंडिंग रीजन में अगर दूसरा चार्ज आए तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। दिस रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो जो चार्ज का फील्ड होता है, कौन सा चार्ज का फील्ड है? Q1 का, तो उस चार्ज के फील्ड का इक्वेशन बनता है 1/4πε0q/r²। तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। बाय द वे, इसको और एक नाम है, इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 1/4πε0q/r²। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। एक चार्ज है, उस चार्ज का फील्ड है, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। उस सोर्स चार्ज के फील्ड में अगर दूसरा चार्ज आ जाए जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स चार्ज के फील्ड में है, और सोर्स चार्ज के फील्ड का इक्वेशन क्या है? 1/4πε0q/। सेम होता है ग्रेविटेशन में। अगर हमारे पास एक मास है जैसे अर्थ, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कौन है? तुम हो, मैं हूं, ये स्टैंड है, मून भी है। तो जैसे एक चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज आए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वैसे ही एक मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में दूसरा मास आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड का भी इक्वेशन है जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सिर्फ नोटेशन अलग है। यहाँ पे इसको बोलते हैं I∪G, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का I और ग्रेविटी का G, IG। ये आपको स्टेट बोर्ड के लगने नहीं वाला, बट CET जेईई नीट यू विल नीड दिस, तो पता होना चाहिए। यहाँ पे ये कौन था? कांस्टेंट था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट कौन है? 1/4πε0। ग्रेविटेशन में कांस्टेंट कौन है? जी। यहाँ पे कौन था? सोर्स चार्ज था। यहाँ पे क्या आएगा? सोर्स मास आएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम सेम फॉर्मूला है। अगर मैंने बोला सोर्स अर्थ है तो मास किसका? अर्थ का। अगर मैंने बोला सोर्स सन है तो मास किसका? सन का। अगर यहाँ पे बोला सोर्स चार्ज Q1 है तो यहाँ पे कौन? अगर सोर्स चार्ज Q2 है तो यहाँ पे कौन? सेम।
कांस्टेंट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, कांस्टेंट सोर्स मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर? तो फिर इसके भी आप यूनिट्स निकाल सकते हो, उसके भी आप यूनिट्स फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे? 1/4π तो तुमने अभी निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कौन है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कौन है? कूलम है। ये कौन है? मीटर स्क्वायर है। कैंसल 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 कैंसल, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही वैसे करते हो तुम, फोर्स अपॉन चार्ज। याद है क्या? फोर्स अपॉन चार्ज। हाँ, तो न्यूटन पर कूलम। तो जैसे इसका ऐसा यूनिट तुमने फाइंड किया न्यूटन पर कूलम, इसका भी तुम फाइंड ही कर सकते हो। जी के अभी देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जी क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कौन है? मास है। मास में होता है किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। कैंसल कैंसल, एक और एक कैंसल, तो न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर किलोग्राम। देखो कितना सिमिलरिटी है। यहाँ पे सोर्स चार्ज था इसलिए न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे सोर्स मास था इसलिए न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर केजी। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, वो अभी तुमको हुआ नहीं है, आएगा 12th में, लेकिन अभी से पता होना चाहिए। बिकॉज अगेन सीईटी जेई के लिए, नीट के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो अभी से पता होना चाहिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है आप सीखोगे, 12th में डिराइव करोगे, डो नॉट वरी, डिराइव होगा ये। जैसे इन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। एक होता है फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये दोनों डिराइव होंगे 12th में, लेकिन लेकिन सिंपल। यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4πε0, ऊपर से एक चार्ज गायब हो गया। कौन सा चार्ज गायब हो गया? टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज है। कौन गायब हो गया? टेस्ट, मतलब जिसकी फील्ड है वो है, जो बाहर से आया तो वो गया। करेक्ट? जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो नीचे से एक आर गायब हो जाता है, नीचे से एक आर गया तो क्या बचा? Q1 Q2 बाय आर। जब पोटेंशियल की बात करते हो तो ऊपर से एक चार्ज, नीचे से एक आर गायब हो जाता है, तो 1/4πε0 Q1 बाय। तो ये आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q बाय आर स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 बाय आर है, और पोटेंशियल में Q बाय आर है। तो ये इक्वेशंस याद रखोगे। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने क्या बोला? सेम चीज कहाँ देखने को मिलेगी? ग्रेविटेशन में। किसमें? तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने दोनों चैप्टर को साथ में स्टडी कर लिया तो एक ही तीर में दो निशान लगेंगे। वाई? बिकॉज, और ये सब क्यों हो रहा है? रिमेंबर, इट इज हैपनिंग बिकॉज दोनों के फोर्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। इनवर्स स्क्वायर लॉ है दोनों, पहला भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, दूसरा भी इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब व्हाट हैव यू लर्न? जब जब फोर्स के इक्वेशन सेम हो तो बाकी सारे इक्वेशंस क्या बनते हैं? सेम बनते हैं। तो जहां जहां पे भी फोर्स के इक्वेशन सेम आए, वहां वहां पे पोटेंशियल एनर्जी और फील्ड के इक्वेशन क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। सेम मतलब दिखने में सेम होंगे। तो अभी फोर्स तो मैंने बता ही दिया आपको। ग्रेविटेशन में फोर्स मतलब क्या है? बताओ बताओ जी। कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे अब मैं बोल दूंगा फील्ड। क्या बोल दूंगा मैं? फील्ड। ये कौन सा फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो कौन सा फील्ड है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। आवाज करना बंद करो। ग्रेविटेशनल फील्ड का इक्वेशन क्या आएगा? G m/r²। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, मतलब यहाँ भी कांस्टेंट। Q1 Q2 मतलब m1 m2 बाय, वही आएगा, देखोगे बाद में। पोटेंशियल 1/4πε जी। Q बाय आर मतलब m/r। तो एक पता है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट है। अब
मतलब मैं अभी लिखूंगा नहीं, यहाँ पे टेबल ही बना दिया मैंने, लेकिन देन देर आर मोर थिंग्स टू कंपेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दोनों के प्रॉपर्टीज लिखे थे, जहां जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ हो वो हमेशा लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब उसका रेंज कितना है, इन्फिनिटी है। तो ग्रेविटेशन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेंज कितना है, इन्फिनिटी है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स और इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लेकिन रेंज कितना है, इन्फिनिटी है। इसका फोर्स का रेंज भी इन्फिनिटी है, इसका भी इन्फिनिटी है। मतलब दो चार्जेस में कितना भी डिस्टेंस हो जाए या दो मासेस में कितना भी डिस्टेंस हो जाए, फोर्स हमेशा रहेगा। सिर्फ इतना है कि विद डिस्टेंस फोर्स विल डिक्रीज, क्योंकि 1/r² फॉर्म आता है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इसका मतलब जहां जहां पे इसका मतलब जहां जहां पे डिस्टेंस बढ़ेगा वहां वहां पे फोर्स कम होगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो उसको क्या बोलते हो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। रेंज कितना है, इन्फिनिटी है, बट विद डिस्टेंस फोर्स विल डिक्रीज। देन व्हाट एल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट इज ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और ग्रेविटेशन इज ओनली अट्रैक्टिव। इट इज ओनली अट्रैक्टिव। देन डू यू रिमेम्बर, मैंने अभी ये जस्ट स्टार्ट किया चैप्टर तब बोला मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज व्हेन दे आर इन वैक्यूम। मतलब दोनों चार्ज के बीच में या तो कुछ नहीं है या तो एयर है। जैसे ही तुमने दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे वाटर में रख दिया तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फोर्स डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर फोर्स डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा फोर्स किसमें है, वैक्यूम में। जैसे जैसे आप अलग मटेरियल में रखोगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। और यहाँ पे ग्रेविटेशन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दो मासेस के बीच में एयर है, वाटर है, ग्लास है, केरोसिन है, कुछ नहीं है, इट इज ऑलवेज सेम। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले इतना आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स का इक्वेशन और ग्रेविटेशन का फोर्स का इक्वेशन मोर और लेस सेम है, सिर्फ यहाँ पे चार्जेस है, वहां पे मासेस है। क्योंकि फोर्स का इक्वेशन सेम है तो फील्ड का इक्वेशन सेम है, और फील्ड का इक्वेशन सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन सेम है, वो सेम है तो पोटेंशियल का इक्वेशन भी सेम है। और ऐसा यूनिट्स तो हमने निकाले ही है, इसका यूनिट हो गया, इसका भी हो गया, इसका रह गया, वो भी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है जूल, ये भी जूल और वो भी जूल। M1 L2 T-2 डायमेंशनली। पोटेंशियल, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में छोटा सा फर्क है, वेरी स्मॉल डिफरेंस। सिर्फ यहाँ पे एक क्यू एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं है। पोटेंशियल में एक क्यू कम है ना। अभी एक बात समझ लो, 1/4πε0 Q1 Q2/r, ये कौन है, एनर्जी है। ये किसमें है, जूल में। किसमें है, किसमें है। और अगर इसको मैंने यहां से हटा दिया तो कौन बन गया, पोटेंशियल। हटाओगे कैसे, कैसे हटाओगे, कैसे रिमूव करोगे, डिवाइड करके करोगे ना। हाँ, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या है, देखो देख के बताओ मेरे को क्या है। और नीचे क्या है, चार्ज है।
बराबर। ये Q2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/4 Q1/R, वो कौन होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज कौन हो गया? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज कौन हो गया? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज कौन है? तो फिर ये क्या है? तो ये कौन है? जूल पर कूलम है। वैसे ही ये कौन है? जूल पर किलोग्राम है। ये कौन है? जूल पर किलोग्राम है। वेरी गुड। तो अभी सारे यूनिट समझ में आ गए क्या? ये कौन है? जूल है। ये कौन है? जूल है। ये कौन था? अभी फाइंड किया था हमने, न्यूटन पर कूलम। ये कौन है? न्यूटन पर। ये कौन है? न्यूटन। ये कौन है? न्यूटन। अब देखो, अब अच्छे से समझिएगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा अब। न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, जूल, जूल पर कूलम। अगर तुम ऐसा याद रखोगे तो एक भी इक्वेशन नहीं भूलोगे। न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, जूल, जूल पर कूलम। जब तुम न्यूटन बोलते हो तो दो मासेस आ जाते हैं, दो मासेस और दो चार्जेस, इधर दो चार्जेस उधर दो मासेस। तुम जब न्यूटन पर कूलम बोलते हो तो इधर न्यूटन पर किलोग्राम हो जाता है। पर किलोग्राम मतलब डिवाइड बाय वन मास, और यहाँ पे वन चार्ज। तो एक चार्ज से या एक मास से डिवाइड किया तो ऊपर के दो में से एक गायब हो गया। हुआ क्या गायब? बराबर। यस। ये कौन है? जूल है। जूल में दोनों मास ऊपर होते हैं, नीचे कौन होता है? डिस्टेंस। और जब पोटेंशियल में जाते हो तो जूल पर कूलम बोलते हो। पर मतलब डिवाइड, मतलब दो में से एक चार्ज गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/4π Q/R। है क्या Q/R? यस। नहीं है? मेरे को तो दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा, अभी दिखा ये Q/R, वहां पे M/R है क्या? M/R। यस। तो न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, जूल, जूल पर कूलम। न्यूटन, न्यूटन पर किलोग्राम, जूल, जूल पर किलोग्राम। तो ये याद रहेंगे चार इक्वेशंस। यस। अब ग्रेविटेशन का जो पहला टॉपिक है दैट इज केपलर्स लॉज। केपलर के तीन लॉ है और तीनों ही लॉ है किसके लिए? प्लैनेट्स के लिए। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के इन टोटल तीन लॉ है। वो तीन लॉ क्या करते हैं? वो सिर्फ प्लैनेट का मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, और प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड around sun. So there are three laws of Kepler which try to explain what is the motion of planet around sun. Kepler's first law of motion, law of orbit. It tells you that every planet revolves around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. डिटेल हम लोग देखेंगे कल, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नंबर 2, law of area, Kepler's second law of motion. It tells you that a line joining sun and the planet sweeps equal areas in equal intervals of time. Kepler's third law, law of time period. It tells you that square of time period of any planet around sun is directly proportional to cube of its semi major axis. तो ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है? इसको रेडियस भी बोलते हो। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ, ये डिटेल हम देखेंगे कल।